नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज बात करते हैं वर्गोत्तम ग्रह के बारे में। जैसा कि आप लोग ने भी सुना होगा कि वर्गोत्तम ग्रह पूर्ण फलदायी होते हैं, पर इसे अगर हम कुंडली में अप्लाई करें तो बिल्कुल ही विपरीत परिणाम मिलता है। ऐसा देखा नहीं गया है कि अच्छे ही परिणाम देते हैं वर्गोत्तम ग्रह। तो आइए आज इसी विषय पे हमारी चर्चा होगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सर्वप्रथम समझते हैं वर्गोत्तम ग्रह के पहले के विषय में कि आखिर कोई ग्रह वर्गोत्तम कैसे होता है। देखिए, अगर ज्योतिष के आप थोड़ी बहुत भी समझ रखते होंगे तो आपने लग्न कुंडली के बारे में जरूर जानते होंगे। आप जानते होंगे कि लग्न कुंडली क्या है और नवांश कुंडली क्या है, मतलब D1 चार्ट क्या है और D9 चार्ट क्या है। आप इस दोनों चार्ट को खोल लीजिए अपनी कुंडली में, ठीक है, अपनी पत्रिका में ये दोनों चार्ट को खोल लीजिए। कोई पर्टिकुलर ग्रह अगर आपको D1 में भी जिस राशि में है उसी राशि में वो D9 के अंदर भी दिख रहा है, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर ग्रह जो नग्न कुंडली में जिस राशि में बैठा है उसी राशि में अगर वो नवांश कुंडली के अंदर भी बैठा है तो उस ग्रह की स्थिति को वर्गोत्तम स्थिति कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके कुंडली में चंद्रमा रोहिणी में, माफ कीजिएगा, रोहिणी नहीं बोलना चाहिए मुझे, चंद्रमा अगर वृष राशि में बैठा है और नवांश कुंडली के अंदर भी वो वृष राशि में ही दिख रहा है आपको, तो उस ग्रह स्थिति को हम वर्गोत्तम स्थिति कहते हैं। इस तरह से आप ग्रह के वर्गोत्तम को, ये मैंने बताया कि ग्रह वर्गोत्तम किस स्थिति में होते हैं और कैसे इसे देखना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि इसे फलित में कैसे यूज करना चाहिए वर्गोत्तम ग्रह को। सबसे पहले तो आप दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि ग्रह वर्गोत्तम जो हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर वो अच्छा ही परिणाम देंगे। ये चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, होगा क्या, निश्चित तौर पे क्लासिक बुक में बहुत सारी चीजें दी गई है वर्गोत्तम ग्रहों के बारे में कि ये बहुत अच्छा फल करते हैं, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया प्रायः। लेकिन वर्गोत्तम ग्रह फल तो देते हैं, और कैसे देते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे वर्गोत्तम ग्रह जो है वो फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैंने क्या कहा, फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और वो फल देते हैं। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि कुंडली में ये अच्छे ही फल दे, आपको जीवन में ये अच्छे ही फल दे, लेकिन ये फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह वर्गोत्तम हुआ है तो इसे 3 कैटेगरी में देखें आप, ठीक है, कि किस तरह से ये वर्गोत्तम होते हैं। ये तीनों कैटेगरी के बारे में आपको बता दूं, स्थितियां हैं क्या। देखिए, अगर ज्योतिष की बात की जाए और वर्गोत्तम ग्रह की बात की जाए तो इस वर्गोत्तम पे तो पूरा सारा किताब ही लिखा जा सकता है, ठीक है, पर मैं जो शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाह रहा हूं उसको समझिए। वर्गोत्तम ग्रह में मैंने 3 कैटेगरी लिया है, ठीक है। पहला कैटेगरी जो है वो है राशि वर्गोत्तम, मतलब D1 चार्ट में ग्रह जिस राशि में है उसी राशि में अगर D9 चार्ट के अंदर आ रहे हैं तो उसे राशि वर्गोत्तम कहा जाएगा। दूसरा क्या है, तत्व वर्गोत्तम। तत्व वर्गोत्तम किसे कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवग्रह व्यवस्था में और ज्योतिष शास्त्र में तत्वों के आधार पे ही नवांश कुंडली का निर्माण करने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो इसमें तत्व की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि सृष्टि के निर्माण में पंच तत्वों का अहम भूमिका है और हमारे शरीर में भी पंच तत्व विद्यमान है, ठीक है। तो पहला तत्व क्या है आप समझते ही हैं। पहला तत्व जो है वो अग्नि तत्व है, दूसरा तत्व पृथ्वी तत्व, तीसरा हो गया वायु तत्व और चौथा हो गया जल तत्व, पांचवा तत्व जो है वो आकाश तत्व है। तो समझिए कि 159 साइन जो है, मतलब 1, 5 और 9 राशि, कालपुरुष की पहली राशि, 5वीं राशि और 9वीं राशि, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि तत्व राशियां हैं। पृथ्वी तत्व राशियां कौन है, 2, 6, 10 राशि, मतलब वृष, कन्या और मकर, ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं। इसी तरह बात की जाए तो 3, 7, 11 यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये 3 राशियां जो है वो वायु तत्व को प्रेजेंट करती है, ठीक है। और जल तत्व की राशियां 4, 8, 12 राशि है, जिसे कर्क, वृश्चिक और मीन कहते हैं, ठीक है। ऐसा आप तो जानते ही हैं, जन्म कुंडली में अगर आप देखते होंगे, थोड़ी बहुत भी समझ रखते होंगे तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो तत्व वर्गोत्तम क्या है इसको समझिए।
अब समझिए कि जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल हम लेते हैं तो मंगल को लेते ही नाम आपको समझ में आता होगा कि मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है। तो ऊर्जा कहां से आएगा? अग्नि से आएगा। तो ये अग्नि तत्व प्लैनेट है, ठीक है। मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में मेष राशि में बैठा है और D9 चार्ट में जाकर के वो धनु राशि का बैठा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तत्व वर्गोत्तम हो गया। समझ रहे हैं मेरी बातों को? जैसे कि D1 चार्ट में ये मेष राशि में है, मेष राशि मंगल प्रधान राशि है और मंगल स्वयं अपनी राशि में बैठे हैं, तो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल। और धनु राशि जो D9 चार्ट में जहां जाके बैठे हैं वो धनु राशि भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसे तत्व वर्गोत्तम कहते हैं। मान लीजिए शुक्र की बात करते हैं, ठीक है। शुक्र जैसा कि आप लोग जानते हैं शीतलता का प्लैनेट है, वैभव का प्लैनेट है, मेटलिस्टिक प्लैनेट है। अब ये अगर जाके कुंडली के अंदर वृष राशि में बैठा है D1 चार्ट में, ठीक है। D1 चार्ट में ये वृष राशि के अंदर बैठा है, ठीक है। वृष राशि कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है, ठीक है। और D9 चार्ट में जाकर के ये मकर राशि के अंदर बैठा तो ये तत्व वर्गोत्तम हो गया। या कन्या राशि में जाके बैठा, नीच का हो जाता है कन्या राशि में, पर ये तत्वतः सम है। इसलिए कुंडली की फलादेश करते भक्त ये भी आपको जरूर देखना है कि D1 चार्ट में जो ग्रह जिस तत्व में बैठे हैं क्या D9 चार्ट में भी उसी तत्व में बैठे हैं। ये हो गया तत्व वर्गोत्तम। तीसरा है भाव वर्गोत्तम। इसे कैसे देखना चाहिए? देखिए भाव वर्गोत्तम जहां तक बात है, आप समझते हैं कि कुंडली के अंदर अगर छठे भाव में बुध बैठा है, छठे भाव में बुध बैठा है, चित्रा में बैठा है, मतलब जाकर के चित्रा छोड़ दीजिए, तुला राशि के अंदर बैठा है, ठीक है। छठे भाव में तुला राशि के अंदर बुध बैठा है D1 चार्ट में। और D9 चार्ट के D9 चार्ट का लग्न कौन बन रहा है? तो वृश्चिक राइज हो रहा है, ठीक है। वृश्चिक राइज हो रहा है और तुला राशि अगर छठा भाव हो गया तो समझ रहे हैं वृष राइज हो रहा है D1 चार्ट, ठीक है। तो वृश्चिक राशि जो D9 चार्ट के अंदर वृश्चिक लगन बन रहा है उसके अंदर भी छठे भाव में ही बुध गया, ठीक है। मतलब D1 चार्ट में भी भाव बुध ने छठा ही चुना और D9 चार्ट में भी बुध ने छठा ही भाव चुना, तो इसे कहते हैं भाव वर्ग। तो बहुत सारे लोगों का ये मत रहता है कि मेरे कुंडली के अंदर ग्रह वर्गोत्तम हुए हैं फिर भी फल नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो इस मेथड को जरूर लगाएं। एक मेथड और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर मिसाल के तौर पे मैं शुक्र को लेता हूं। शुक्र जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैभवता का प्लैनेट है, मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, ठीक है। और ये प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं आपके वैभव, आपके रोमांस और आपके पीस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर शुक्र ऐसा प्लैनेट मकर राशि के अंदर बैठा हो D1 चार्ट में और वो वर्गोत्तम हो जाए। मकर राशि जैसा कि आप लोग जानते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि है और ये राशि जो है कर्म प्रधान राशि है और शुक्र को यहां आप बैठा देंगे और वो वर्गोत्तम होगा। D9 चार्ट में भी चला गया वो मकर राशि के अंदर और D1 चार्ट के अंदर तो पहले से ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो शुक्र ऐसा प्लैनेट को अगर मकर राशि के अंदर देंगे तो शनि से उसका कनेक्शन हो जाएगा। शनि विरक्ति है तो वहां पे शुक्र की क्या भूमिका? आप यहां देख रहे हैं भैया कि शुक्र तो मेरा वर्गोत्तम है पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी प्लैनेट को आप वर्गोत्तम देख रहे हैं तो ये सब चीजों को जरूर लगाएं। इसी तरह अगर मंगल की बात की जाए तो मंगल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेनापति ग्रह है, ये कमांडर इन चीफ हैं, ठीक है। और इसे कर्क राशि में वर्गोत्तम किया जाए। मान लीजिए कर्क राशि में ये पूर्ण वसु के चौथे चरण में बैठे हैं, ये वर्गोत्तम हो गए, ठीक है। तो यहां पे वर्गोत्तम होने का क्या फायदा मंगल को? मंगल यहां भी नीचस्थ राशि में रहेंगे और D9 चार्ट के अंदर भी नीच राशि में रहेंगे और दोनों तरफ अग्निकारक ग्रह मंगल वो जल कारक ग्रह में राशि में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसकी महत्ता नहीं होगी ना। आपको तो लग रहा है कि भाई मंगल मेरा वर्गोत्तम है, रिजल्ट दे नहीं रहा, पर यहाँ पे आप देखें कि अग्नि तत्व का प्लैनेट जल तत्व के अंदर बैठा है। हाँ, इसे कैसे देख सकते हैं? अगर अग्नि तत्व का प्लैनेट इसे दो कैटेगरी में फिर बांट दीजिए आप, ठीक है। अगर अग्नि तत्व का प्लैनेट, अग्नि और जल में समानता तो है नहीं, ये आपको भी पता है,
हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक, जल से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक, लेकिन अग्नि और जल में समावेश है नहीं। तो जल का संबंध अगर पृथ्वी से करा दिया जाए, मतलब जली, मान लिए जाए कि कुंडली के अंदर आपके जल तत्व के अंदर कोई प्लैनेट मंगल बैठा है, जल तत्व के अंदर शुक्र बैठा, माफ कीजिएगा अग्नि तत्व को नहीं लेना, शुक्र बैठा है, और D9 चार्ट के अंदर जाकर के वो शुक्र वृष राशि में, मतलब पृथ्वी तत्व के अंदर बैठा है, तो ये तो बढ़िया हो गया। फिर जल तत्व का संबंध अगर पृथ्वी तत्व से हो रहा है तो बढ़िया है। इसी तरह कोई ग्रह, मान लिए मंगल को ही लेते हैं, मंगल जो है आपके D1 चार्ट में मिथुन राशि के अंदर बैठा है, ठीक है, और वो जाके D9 चार्ट के अंदर वो जाकर के अग्नि तत्व राशि धनु राशि में बैठ गया, ठीक है, तो ये तो बढ़िया हो गया, ठीक है। वायु तत्व का संबंध अग्नि तत्व से हो जाए और जल तत्व का संबंध पृथ्वी तत्व से हो जाए, तो ये आपके लिए तपस्या है कि कुंडली के अंदर भाव वर्गोत्तम क्या होता है। भाव वर्गोत्तम समझते हैं, मान के चलिए कि कुंडली के अंदर आपके कुंभ राशि, कुंभ लगन की कुंडली है, ठीक है, कुंभ लगन की कुंडली है और पंचम भाव के अंदर बुध बैठा है मिथुन राशि में। मिथुन राशि में बैठा बुध और लगन भी वर्गोत्तम हो गया, D9 चार्ट भी कुंभ लगन का हो गया और बुध भी वर्गोत्तम वहां पे हो गया। चलिए कि कुंभ लगन की पत्रिका है आपकी, D1 चार्ट आपका कुंभ लगन का है और D9 चार्ट भी कुंभ लगन का हो गया, मतलब लगन भी वर्गोत्तम हो गया, समझ गए। बुध पंचम भाव के अंदर D1 में बैठा है, पूर्ण वसु के तीसरे चरण में जो मिथुन राशि के अंदर बैठा है, और वो बुध जाके D9 चार्ट के अंदर भी पंचम भाव भी लिया, वो राशि भी वो लिया, ठीक है, और वर्गोत्तम भी हुआ। बताइए ये कौन सी स्थिति है? ये सबसे उत्तम वर्गोत्तम स्थिति है ग्रहों की, ठीक है, कि ग्रह जो है D1 चार्ट के अंदर जहां बैठे थे जिस भाव में, उसी भाव में D9 चार्ट के अंदर भी गए, उसी राशि में D9 चार्ट के अंदर गए और ग्रह तो वर्गोत्तम हुआ है। तो ये तो सबसे उत्तम स्थिति है ना कुंडली के अंदर। तो अगर कोई ऐसा चार्ट आपके पास हो तो मुझसे जरूर शेयर करना, ये बहुत ही उत्तम स्थिति कहेगी वर्गोत्तम की, ठीक है। अब समझते हैं कि अगर ज्योतिष में आप थोड़ा बहुत रुचि और रखते हैं तो वर्गोत्तम को कैसे देख पाए कि कुंडली में ग्रह वर्गोत्तम हुए बिना D9 चार्ट देखे हुए, ठीक है। इस विधा को मैं आज बताता हूं, मैं चार्ट भी आपसे शेयर करूंगा जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस चार्ट में सारा डिटेल भी दिया गया है। अब समझिए कि कोई अगर बोल रहा है कि मेरा सूर्य मेष राशि के अंदर वर्गोत्तम, कोई बंदा बोल रहा है कि मेरा सूर्य मेष राशि के अंदर वर्गोत्तम है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मेष राशि में केतु के पहले नक्षत्र में ही सूर्य वर्गोत्तम होगा, ठीक है। मेष राशि के अंदर केतु का जो नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, वो उसका पहला चरण वर्गोत्तम होता है, ठीक है। इसी तरह वृष राशि के अंदर रोहिणी का दूसरा चरण वर्गोत्तम नवांश की श्रेणी में आता है। इसी तरह मिथुन राशि के अंदर पूर्ण वसु का तीसरा चरण और पूर्ण वसु का चौथा चरण, पूर्ण वसु का तीसरा चरण भी वर्गोत्तम नवांश है और पूर्ण वसु का चौथा चरण भी वर्गोत्तम नवांश है। तीसरा चरण मिथुन राशि के अंदर में आता है और चौथा चरण कर्क राशि के अंदर। राशि के अंदर कोई ग्रह वर्गोत्तम हुआ है, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि पूर्वा फाल्गुनी के पहले चरण में ही सिंह राशि में वर्गोत्तम होगा कोई भी प्लैनेट। कन्या राशि में चित्रा के दूसरे चरण में ही वर्गोत्तम होगा। चित्रा के नक्षत्र में 2 वर्गोत्तम नवांश होते हैं, दूसरा और तीसरा चरण जो होता है चित्रा का वो वर्गोत्तम होता है। तीसरा चरण तुला में चला जाता है और दूसरा चरण कन्या में होता है। इसी तरह वृश्चिक के चौथा चरण, मतलब वृश्चिक राशि में अनुराधा का चौथा चरण जो होता है वो वर्गोत्तम नवांश की श्रेणी में आता है। और इसी तरह अगर धनु राशि की बात की जाए तो धनु राशि का वर्गोत्तम नवांश उत्तराषाढ़ा का पहला चरण, मकर राशि में उत्तराषाढ़ा का दूसरा चरण जो होता है वो वर्गोत्तम नवांश होता है। और कुंभ राशि में शतभिखा नक्षत्र का तीसरा चरण वर्गोत्तम नवांश कहलाता है। इसी तरह मीन राशि के अंदर चौथा चरण जो रेवती का होता है उसमें वर्गोत्तम नवांश कहलाता है। तो कोई भी ग्रह अगर वर्गोत्तम हुए हैं तो आप इसे नक्षत्र के भी चरण से देख सकते हैं कि ग्रह कौन से नक्षत्र में है, ये वर्गोत्तम हुए हैं ये ना हुए हैं।
ठीक है। अगर ज्योतिष में आप रुचि रखते हैं तो इसको आप ऐसे व्यक्ति की कुंडली की चर्चा कर रहा हूं जिसे आप हमेशा याद भी रखते हैं और जानते भी। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद की कुंडली धनु लग्न की है और उनका सूर्य नवम भाव का स्वामी सूर्य लग्न में बैठा है और वो उत्तराषाढ़ा के पहले चरण में बैठा है। उत्तराषाढ़ा का पहला चरण वर्गोत्तम नवांश होता है और वो नवांश में भी जाकर के सिंह राशि में बैठा है। नवम भाव जो धर्म का है, सूर्य खुद का धर्म के कारक ग्रह हैं, प्रिंसिपल के कारक ग्रह हैं, आइडियोलॉजी के कारक ग्रह हैं। अगर वैसा ग्रह धनु लगन का जो योग कारक प्लेनेट है वो अगर वर्गोत्तम होगा तो आपको निश्चित तौर पे वो फल देगा। तो इस तरह आप कुंडली के अंदर वर्गोत्तम स्थिति को देख सकते हैं और अपने फलादेश में से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप किसी भ्रम में हैं कि कुंडली के अंदर मेरे कोई ग्रह वर्गोत्तम हुए हैं और वो अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो उसका वजह कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वर्गोत्तम ग्रह अच्छे ही परिणाम देते हैं। हाँ, परिणाम देते हैं, ये निश्चित तौर पे देते हैं। जरूर आप देखिए कि जन्म कुंडली के अंदर आपके कौन से ग्रह, किस भाव के ग्रह जो हैं, किस भाव का स्वामी वर्गोत्तम हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत देखना जरूरी है। ग्रह वर्गोत्तम हुए, अब देखिए मिथुन लगन के अंदर मंगल अगर वर्गोत्तम होगा तो इसमें आपका क्या काम। इसी तरह तुला लगन के अंदर अगर बृहस्पति वर्गोत्तम हो जाए तो इसमें आपका क्या काम। ठीक है, लग्न के शुभ प्लैनेट कौन है, आपके लग्न के लिए योग कारक कौन है, अगर वो वर्गोत्तम होंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही करके जाएंगे और उसकी दशा में आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। निश्चित तौर पे एक मेथड और लगाए इसमें कि अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हुए हैं तो उस ग्रह का राशि डुप्लीचिटर का पोजीशन देखिए आपकी क्या है कुंडली के अंदर। कोई भी ग्रह अपने राशि स्वामी के हिसाब से ही आपको फल देगा। ठीक है, अगर वो कुंडली में वीक हो गया उसका राशि डुप्लीचिटर, ठीक है, तो वो ग्रह बढ़िया परिणाम नहीं दे पाएगा, अच्छा परिणाम नहीं देगा। किसी भी कुंडली के फलादेश करते समय कुंडली के हर एक पहलू पे आपको जरूर देखना होगा, तभी जाके आप एक निश्चित फलादेश पे आ सकते हैं। तो आज का सफर मेरा यही था। ज्योतिष में और भी नए नए सूत्र मैं वर्गोत्तम पे भी लेके आता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।